नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान तासीर पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने आखिरकार लोअर पीसीएस 2026 की डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दी है और सबसे बड़ी बात, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा योग्यता क्या चाहिए, उम्र सीमा कितनी है, फीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और सबसे जरूरी कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूरी देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट भी करवा सकती है। चलिए सीधे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 29/5/2026 है। आज मतलब कि इसकी लास्ट डेट 18 जून है। इसमें अगर संशोधन करना है कुछ तो 25 जून के लिए भी इन्होंने मौका दिया है कि 25 जून तक आप संशोधन भी कर सकते हैं। कुल वैकेंसी कितनी है? 8285, 2285 वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी है लोअर पीसीएस को लेकर। इसके बारे में जान लेते हैं। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025। इसका मतलब है कि जिन्होंने पैट दिया हो, जो पैट में सम्मिलित हुए हो, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। जिसका पैट का स्कोर कार्ड दिया गया हो वही फॉर्म भर सकता है इसको। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभ अर्हता परीक्षा मतलब पैट के रिजल्ट को देखते हुए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। पैट 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर शून्य अथवा उससे कम या ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जिसने जिसने 0 या नेगेटिव अंक लिए हैं उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इनको पहले ही बता दिया गया है, चाहे वैकेंसी खाली चली जाए उसको नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन रहेगी। यहाँ पे एक पॉइंट देख लेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 अप्रैल 2026 से 18 जून 2026 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। 18 जून 2026 का मतलब है आवेदन की लास्ट डेट, और इसका मतलब है 1/4/2026 से के बाद का होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवेदन एवं समय विभाग पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आवेदन करते समय ही आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा पद पहले चाहिए। इनकी वरीयता पहले आपको फॉर्म भरते में ही बतानी होगी। आगे देख लेते हैं आवेदन शुल्क क्या रहेगी। आवेदन शुल्क आप जनरल के हो या अन्य पिछड़ा वर्ग के हो, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, सबको 25 रुपए देने होंगे आपको। और 25 रुपए कब देने होंगे उसके लिए भी इन्होंने बताया है कब देने होंगे। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। जो शॉर्टलिस्ट होंगे, ध्यान रखिए इस बात को, सबको फीस नहीं देनी है। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को 25 रुपए देने हैं। और ये कब कब देने हैं, कब से कब तक? मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले देनी होगी आपको। ये और नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, आगे चल के बहुत दिक्कत आती है। आवेदन पत्र डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय आवेदन पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा की जाने पर प्रस्तुत करना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उस टाइम पे ही आवेदन पत्र की प्रति चाहिएगी, उनको वहां जमा करनी होगी। अब पदों का विवरण देख लेते हैं, कौन कौन से पद हैं, कितनी कितनी वैकेंसी हैं।
पहला पद देखते हैं, सहायक कोषागार लेखाकार। विभाग ये है निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश। इसमें टोटल वैकेंसी है 548। लेखा परीक्षक, इसमें वैकेंसी है 419। लेखा परीक्षक में 419 वैकेंसी है। साथ में हम ये भी देखते रहेंगे कि ग्रेड पे किसका क्या है। सहायक कोषागार लेखाकार का लेवल 5 की है ये। इसका बेसिक 29,200 रहेगा। लेखा परीक्षक का भी लेवल 5 है, 29,200 ही रहेगा इसका बेसिक भी। अगले चलते हैं वैकेंसी पे अमीन वाली। अमीन, इसका लेवल भी 5 रहेगा, बेसिक 29,200 रहेगा, वैकेंसी 323 है इसमें। अगली वैकेंसी है अधिशासी अधिकारी। इसका लेवल 6 रहेगा। ये पहले 2800 ग्रेड पे आती थी, अब इसको 4200 कर दिया है। लेवल 6, 238 सीट है इसमें, बहुत बड़ी संख्या में सीट आई हैं। अगली वैकेंसी देखते हैं, लिपिक सह टक रोकड़िया सह लिपिक लेखापद लिपिक। ये कौन सा विभाग है? राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश। ये लेवल 4 की है, 25,500 इसका बेसिक रहेगा। इसमें वैकेंसी है 229। अगला देखते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी। इसका लेवल 6 रहेगा, 35,400। 168 वैकेंसी है इसमें। अगली देखते हैं सहायक प्रबंधक, लेवल 6 की वैकेंसी 35,400, वैकेंसी है 134। अगला देखते हैं सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी, लेवल 6, 35,400 बेसिक रहेगा। इसमें सीट कम है, 3 है बस। केंद्र प्रभारी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ का, लेवल 5 रहेगा, 5200। इसकी वैकेंसी रहेगी 92। अगला देखते हैं जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, लेवल 6, बेसिक 35,400, वैकेंसी है 85। मंडी पर्यवेक्षक लेवल 6, 35,400 बेसिक रहेगा, वैकेंसी 46 है। ये हम देखेंगे सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण के अनुसार वैकेंसी। सहायक कोषागार लेखागार में महिलाओं की 109 वैकेंसी हैं। लेखा परीक्षक में महिलाओं की 83 वैकेंसी हैं। अमीन 64 वैकेंसी हैं। अधिशासी अधिकारी में 47 वैकेंसी हैं। लिपिक सह टकक रोगड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक में 45 हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, इसमें 33 वैकेंसी है। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी, इसमें 26 वैकेंसी है। केंद्र प्रभारी में महिलाओं की 18 वैकेंसी हैं। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी 17 वैकेंसी महिलाओं की। मंडी पर्यवेक्षक 9 वैकेंसी महिलाओं की। आगे देख लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। सहायक कोषागार लेखाकार की क्या रहेगी? केवल स्नातक उपाधि। लेखा परीक्षक की, इसकी भी स्नातक रहेगी। अमीन की स्नातक रहेगी, इसकी भी। अधिशासी अधिकारी, इसकी भी स्नातक रहेगी। लिपिक सह टकक रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक की स्नातक रहेगी, इसकी भी। सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, इसकी भी स्नातक रहेगी। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी सामान्य विशेष चयन विश्वविद्यालय से उपाधि, इसका मतलब ये भी स्नातक ही रहेगी।
केंद्र प्रभारी, स्नातक की उपाधि। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, इसके लिए थोड़ा स्पेशल उन्होंने मांगा है। आपकी जो इंटरमीडिएट है ये विज्ञान और गणित विषय होने अनिवार्य हैं इसमें, और स्नातक होने चाहिए हो आप। 12th में आपके पास विज्ञान और गणित रहे हो और स्नातक होने चाहिए हो आप। मंडी पर्यवेक्षक में इसका भी स्पेशल मांगा है इन्होंने शैक्षिक अर्हता में। कम कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए और इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन में भी और इंटर में भी आपके 50% अंक अनिवार्य हैं मंडी पर्यवेक्षक में, और ये जनरल वालों के लिए है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के, मतलब जनरल को छोड़ के और सभी के लिए, अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और इंटरमीडिएट में 45%, मतलब कि इंटर में और ग्रेजुएशन में आपके पास 45% होने चाहिए। जनरल से जो भी अलग हैं, SC, OBC, ST। अब आयु देख लेते हैं हम। सहायक कोषागार लेखाकार, 1 जुलाई को आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए। कौन सी 1 जुलाई, ये भी देख लेते हैं। जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, मतलब कि 2026 1 जुलाई को आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। लेखा परीक्षक, जुलाई के प्रथम दिवस को 21 वर्ष, 2026 के की 1 जुलाई को 21 वर्ष हो जानी चाहिए आपकी आयु, और अधिकतम 40 वर्ष। अमीन के लिए 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। अधिशासी अधिकारी के लिए सेम 2026 1 जुलाई 2026 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं की हो। लिपिक सह टंकक रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक 1 जुलाई 2026 को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक प्राप्त नहीं की हो। सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, इसमें भी सेम रहेगी, 1 जुलाई को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। सहायक प्रबंधक, इसमें 1 जुलाई को 21 वर्ष हो जानी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। केंद्र प्रभारी, इसमें थोड़ा टेक्निकल वर्ड डाल दिया है। केंद्र प्रभारी की 1 जनवरी को, यदि रिक्तियां 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित या अधिसूचित की जाएं, और ये 30 जून से पहले ही आई है, तो आप समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, 1 जुलाई 2026 को आपकी 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष अधिकतम आयु। मंडी पर्यवेक्षक, 1 जुलाई 2026 को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। अब देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन का आधार क्या रहेगा। तो ये आधार रहेगा लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में क्या आएगा, लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, समय अवधि 2 घंटे होगी। परीक्षाओं के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का नेगेटिव मार्किंग भी होगी का प्रावधान है। जो प्रश्न हेतु निर्धारित अंक 25% 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग। इन 100 क्वेश्चनों में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे,
ये भी देख लेते हैं। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, 10 क्वेश्चन। भारत एवं विश्व भूगोल, 5 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, 10 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान, 5 क्वेश्चन। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, 10 क्वेश्चन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, 5 क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर। सामान्य बुद्धि परीक्षण, 5 क्वेश्चन। प्रारंभिक गणित विज्ञान, गणितीय ज्ञान, 5 क्वेश्चन। रीजनिंग, ये रीजनिंग है, ये मैथ है, मतलब कि रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन आएंगे और मैथ भी 5 क्वेश्चन आएगा। सामान्य हिंदी, 5 क्वेश्चन, छोड़ेंगे कुछ नहीं है, सब कुछ पूछेंगे। पर ये अच्छा किया है इन्होंने कि सब बता दिया है कि क्या क्या पूछेंगे। ये कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, 15 क्वेश्चन। ये भाग तीसरे में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, 20 क्वेश्चन। यूपीजी के तैयार कर लीजिए, 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और 100 नंबर के 120 मिनट आपको मिलेंगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। पाठ्यक्रम देख लीजिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये 5 क्वेश्चन आएंगे इससे। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परख जानकारी। अब देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान। भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। भारत में कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन। भारत में जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी, जो विश्व भूगोल पूछा जाएगा उसमें केवल सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। अब देख लेते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली। भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव। औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव। आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान, पत्तन, रेलवे आदि। कुछ छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पूछ लेंगे इन 5 क्वेश्चन में ही। अब अगला सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बहुत अच्छे, सब चीज डाल दें कि प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भूमिका। संतुलित आहार, कैलोरी वितरण, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन से होने वाली बीमारियां एवं बचाव, डायरिया, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ के महत्व। जब कुछ नहीं मिला तो इनको विभिन्न बीमारी लिख दी। टीकाकरण का महत्व, जल चक्र, जल स्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक, जलभूत विद्युत चुंबकीय प्रतिरोधक सर्वेक्षण आदि। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन।
अब देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल के घटनाक्रम। सामान्य बुद्धि परीक्षण, युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता आधारित ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके। मतलब खुल के कुछ नहीं बताएंगे, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका मतलब। प्रारंभिक गणितीय ज्ञान, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, लो सब डाल दिए। मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। अंकगणित का कुछ भी पूछ सकते हैं, क्लियर नहीं बता रहे हैं क्या पूछेंगे। अंकगणित पूछ सकते हैं, बीजगणित पूछ सकते हैं, रेखागणित पूछ सकते हैं, और बचा क्या भाई। सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम जिनसे अभ्यर्थियों को सांख्यिकी, ग्राफिकी, डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके। सामान्य हिंदी, शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न। वर्ण एवं ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सब पूछेंगे ये। इनका दिख रहा है। भाग 2 में क्या पूछेंगे, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार ज्ञान। भाग 3 में क्या पूछेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी। ये आपका नोटिफिकेशन था, आप ऑफिशियल साइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अब मैं जल्दी ही आपकी एक वीडियो लेके आऊंगा कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। और जल्दी ही मैं इसकी तैयारी को लेके एक स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलकर इसकी तैयारी करनी है और कैसे एग्जाम को पास करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। मैं इस सब स्ट्रेटजी आपको जल्दी ही एक वीडियो में लेके आऊंगा। इसके लिए आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। धन्यवाद।